हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस एमसीक्यू सीरीज प्लेलिस्ट में प्यारे बच्चों, आज हमारी 21st क्लास है और अब तक हम मोर देन 600 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अब जो आने वाले आपके जो लगभग 400 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो है उनका लेवल भी मैं बढ़ाऊंगा, प्लस जो है साइंस में भी थोड़ा लेफ्ट और राइट के जो क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है मैं इसमें कवर करूंगा। तो इन क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ने वाला है और कॉन्सेप्ट को समझकर ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 21st। और आज की सीरीज में सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्यारे बच्चे, ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और इस सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये आप रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, आप कह सकते हैं नवीनीकरण, नवीनीकरण स्रोत। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल भी कह सकते हैं आप इसको, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अलग अलग नाम है, आपको ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसको हिंदी में कहेंगे गैर परंपरागत। ठीक है, गैर परंपरागत जो है ऊर्जा के स्रोत, अक्षय ऊर्जा के स्रोत। तो ये अलग अलग नाम है इसके। रिन्यूएबल जिनको बार बार जो है बनाया जा सकता है, नवीनीकरण जिसको कहेंगे, तो नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत या अक्षय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, जिनको हम बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, उनसे पोल्यूशन भी बहुत ना के बराबर होगा, हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर, सोलर एनर्जी जो है। ठीक है, ये क्या है हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डायग्राम से देखिए आप। ठीक है, रिन्यूएबल जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, पोल्यूशन नहीं करेंगे, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं हमारे। ठीक है, डैम बनाते हैं हम एक हाइट पर और वहां से हम पानी को जो है छोड़ते हैं और उसी से जो है हाइड्रो पावर जो है हमारी एनर्जी बनती है। सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट हम लगाते हैं, आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारे भूमध्य रेखा पर जितने भी कंट्रीज हैं उसके लिए। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके लिए बनाया गया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो इंडिया द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बायोमास एनर्जी आप कह सकते हैं, जो वेस्ट होता है हमारा, ठीक है, उससे बनता है बायोमास, बायोमास एनर्जी। ठीक है, जो कि समय के साथ अब कम होता जा रहा है। विंड एनर्जी, कोस्टल एरिया पे इसको यूज करते हैं। जियोथर्मल, वेव, हम जैसे रोड पर जो गाड़ियां जाती है वहां पर इस तरह की चीजों को लगाकर हम जो है वेव से एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, टाइडल्स एनर्जी जो है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे जो है ऊर्जा बनाई जा सकती है। और हाइड्रोजन एनर्जी, इसको भी आज के समय में काफी यूज किया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ये होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू जो है वो इसी की होती है, सबसे ज्यादा उष्मा, हीट पैदा करने की क्षमता है हाइड्रोजन एनर्जी में। तो ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल में वही ट्रेडिशनल, ठीक है, क्रूड ऑयल, ऑयल, कोयले से, ठीक है, जो गैस होती है, या न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इन सब से जो है इनको कहेंगे नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे क्लीन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? प्यारे बच्चों, वो क्लीन सोर्स वही होगा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, जो हमारे नेचुरल चीजों से, वाटर से, सन से या विंड से जो बनेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा क्लीनेस्ट सोर्स। और मोस्ट पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड यूजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज क्लीन, डजंट हार्म द इन्वायरमेंट एंड डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, तो इन चारों में से आप देखिए क्लीनेस्ट सोर्स कौन सा है? सोलर, जो हमें सन से प्राप्त होता है। कोल है, डीजल है, ये हमें जो है
आप कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमें कहां से प्राप्त होगी? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी हमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी होती है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। वहीं से हमें जो न्यूक्लियर द्वारा एनर्जी जो बनेगी वो हमें प्राप्त होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे होता है? जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम जो है इस पर बम्बार्ड करवाया जाएगा, तो ये जो है दो लाइटर एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और साथ में ही जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इस न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंस अगेन, और ये चेंज हुआ है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन गुजरात इन इंडिया? ठीक है, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा विंड एनर्जी पैदा करने वाला स्टेट कौन सा है? तो आपको कई सारे बुक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये पहले था, लेकिन अब जो है हमारा जो अब लेट 2025 तक अगर हम जो स्टैटिक्स आए हैं उसमें ऑप्शन ए आपका गुजरात जो है आपका राइट आंसर रहेगा। तो एट प्रेजेंट जो है गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, तो ये जो है गुजरात सबसे ऊपर टॉप पे है। 13,816 मेगावाट जो है ये विंड एनर्जी के द्वारा जो है बनाता है ऊर्जा। और जो है ये आप यहां से अगर हम बात करें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने काफी देखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जो है द्वारिका से लेके सोमनाथ जब ट्रैवल किया मैंने, तो काफी सारे जो हैं विंड एनर्जी के प्लांट्स मैंने देखे थे। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक आता है तमिलनाडु, इसका गुजरात का, सेकंड आएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद थर्ड आएगा आपका राजस्थान। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ के भी कुछ डाटे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, इस समय गुजरात जो है सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस मेनली कंटेन। ठीक है, तो गोबर गैस जो प्लांट लगाए जाते हैं, गोबर जो है वो क्या प्रोड्यूस करके देता है हमें? मिथेन, CH4। ठीक है, और ये भी जो है बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है पाया जाता है। तो गोबर गैस से हमें मिथेन मिलती है। ठीक है, और मिथेन क्या है? हमारी CH4 क्या है? एक नेचुरल गैस है। क्या है? नेचुरल गैस। इसी से हम बनाते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लॉयंस का घर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये गुजरात में है, गुजरात स्टेट के अंदर आता है। इट इज ए होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। और अभी रिसेंटली जो सेंसेक्स आए हैं 2025 लास्ट ईयर जो आए हैं, उसमें टोटल एशियाटिक लॉयंस जो है वो 891 इतने जो है, ये इनकी कंसिस्टेंटली ग्रोथ जो है पाई गई है। ठीक है, और ये जो है गुजरात द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस इन द वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? ठीक है, तो ये है हमारा भरतपुर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन आर फेमस फॉर। तो सुंदरबन जो है ये कहाँ पे है हमारा? अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में। कुछ इस प्रकार से अगर जो है डायग्राम से मैं अगर समझाऊं आपको, ये जो पोर्शन आता है, ठीक है, ये जो है, ये हमारा जो है ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये क्या है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में भी ये वाला जो रीजन आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ये है सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं नदियां हमारी आके, और यही सुंदरबन के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, यही पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर? एशियाटिक लॉयंस, गिर नेशनल पार्क, गुजरात के अंदर। वन हॉर्न राइनो जो है, एक सींग वाले गैंडे जो है वो कहाँ मिलते हैं हमें? वो मिलते हैं आसाम के अंदर, असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है,
फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड। ठीक है, तो किसी भी पौधे या जो है जानवर के लिए जो नेचुरल उसका जो होम है वो कहलाता है हैबिटेट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये ईवीएस का अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो नेचुरल होम ऑफ प्लांट्स और एनिमल क्या कहलाता है, हैबिटेट। इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, बायोमीज होते हैं वो कंप्लीट सिस्टम जहां वो प्लांट या एनिमल जो है वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा। और इकोसिस्टम होता है वो कंप्लीट जहां लिविंग चीजें भी रहेंगी और नॉन लिविंग चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। कंप्लीट जो आप कहते हो सिस्टम वो कहलाता है इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून ऑफ एवरी ईयर। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, ध्यान रहेगा। और ये जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वर्क किया जाएगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 इज रिलेटेड टू। तो जो पेरिस समझौता है 2015 वो किस चीज से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में रहता है ये। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये बेसिकली क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 195 देशों द्वारा कोप 21 क्या है, 21st कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, पार्टीज कौन है, वो 195 नेशंस हैं। ठीक है, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 21st कॉन्फ्रेंस 2015 में, दिसंबर 2015 में, वहां जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है डिस्कशन हुआ था। और यहाँ प्राइमरी गोल क्या रहेगा कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के कारण एवरी ईयर जो है जो टेम्परेचर 2 डिग्री प्लस बढ़ रहा है, ऑन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, उसको हमें मिनिमम करना है। ठीक है, उसको हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज इंक्रीजिंग जो है वो उस तक लेके आना है। इसके लिए जो है पेरिस समझौता हुआ था। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे है, ये है नैरोबी में। ये कहाँ पे है, केनिया के अंदर। ठीक है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और ये लीडिंग ग्लोबल अथॉरिटी है विच वर्क ऑन इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क। और ये 1972 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है नैरोबी, केनिया के अंदर। ठीक है, और ये जो है बेसिकली जो ट्रिपल प्लेनेटरी हमारा जो क्राइसिस है उस पे वर्क करती है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो यूएनईपी का जो मेन गोल है वो क्या है, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस जो है वो क्या है, नंबर 1 है हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है। ठीक है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण हमारा एवरेज ईयर जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री प्लस जो है होता जा रहा है। सेकेंडली जो है हमारा, सेकंड की अगर हम बात करें, जो नेचुरल चीजें हैं, हमारे जो वेटलैंड्स हैं, जो बायोडायवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और थर्ड है पोल्यूशन और वेस्ट। ठीक है, पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ही है। और जो वेस्ट है, ठीक है, एनुअली पर पर्सन जो वेस्ट है, जो कचरा है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पे काम करता है यूएनईपी। नेक्स्ट जो है ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो रामसर कन्वेंशन है जो हमारे वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उन्हें बचाने से रिलेटेड है। ठीक है, वेटलैंड्स बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, कहीं से भी जो है झीलें हैं या जहां से पानी होकर गुजरता है तो उस पानी के आसपास
ठीक है, वनस्पति जो है वो डेवलप होगी, ठीक है, पेड़ पौधे ग्रो करेंगे। और अगर वहां पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, पानी होगा, तो जो नेचुरल हैबिटेंट के जो एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वहां ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और जिसके कारण हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसीलिए जो है ये रामसर कन्वेंशन किया गया था। रामसर जो है ईरान के अंदर जो है एक जगह का नाम है, इसलिए इसको जो है ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये रामसर कन्वेंशन जो है वो किसके लिए, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो प्रोवाइड करती है कंप्लीट वर्क फ्रेमवर्क फॉर एवरी नेशन। और जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी प्रोवाइड करेगी वेटलैंड्स को कैसे बचाया जाए, इसके रिसोर्स को कैसे बचाया जाए। और ये 1971 में एग्जिस्टेंस में आया था रामसर में। और इंडिया जो है, इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन 1 अप्रैल 1982 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब फरवरी 2026 तक भारत में कुल 98 रामसर स्थल जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस स्टेट का है, तमिलनाडु का। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोर देन 20 साइट्स आर एग्जिस्ट इन तमिलनाडु स्टेट। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के सभी। नेक्स्ट आते हैं, विच गैस कॉज एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एफर्ट्स ही होते हैं। जो गाड़ी, व्हीकल कुछ भी चलते हैं, गाड़ी चले या व्हीकल चले, कार चले, तो उसमें आप देखिए, तो पोल्यूशन जो होगा उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, सल्फर। किस प्रकार से, सल्फर के ऑक्साइड्स निकलेंगे। जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्रियों से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन के, सल्फर के, ये जो है ऑक्साइड्स निकलेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और जब बारिश होगी, क्लाउड्स जो होंगे जब बारिश करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, क्लाउड्स के अंदर पानी होता है, H2O। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करेंगे इनके साथ, तो ये क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, H2SO4 बनाएगा जैसे। इसी तरह H2O जब NO के साथ मिलेगा क्या बनाएगा, HNO3। तो ये जो एसिड्स हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहलाता है, और यही पाया जाता है एसिड रेन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड रेन के अंदर कौन से गैसेस पाई जाती हैं, ऑप्शन बी, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, और यही मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि पाया जाता है एसिड रेन के अंदर। ठीक है, तो एसिड रेन जो है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं, विच फ्यूल इज नोन एज ग्रीन फ्यूल। ठीक है, किस फ्यूल को ग्रीन फ्यूल कहेंगे हम, सीएनजी। इन चारों में से तो हम सीएनजी को ही कहेंगे। ठीक है, तो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी से रिलेटेड मैंने तीनों जो है आपके, ये आपको ध्यान रखने हैं। 22 मार्च वाटर डे। ठीक है, तो जल दिवस कब है, 22 मार्च को। ठीक है, और जल कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी आएगा फिर 22 अप्रैल। और पृथ्वी पर ही पाई जाती है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता जो पाई जाती है। ठीक है, पानी है पृथ्वी पर, और उसी के कारण ऑक्सीजन भी है, तो वो क्या है, हमारी जो वनस्पति है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सब क्या आते हैं, बायोडायवर्सिटी में आते हैं। तो ये तीनों इंटरनेशनल डे आपको ध्यान रखने हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। वाटर डे, अर्थ डे, बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो हुआ था, ये किस चीज से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमारा ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो है, प्रोटेक्शन के लिए, एक मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में जो है ये साइन किया गया था। ये वियना समझौते के बाद साइन किया गया था। ठीक है, तो वियना समझौता था प्यारे बच्चों 1985 में।
उसके बाद 1987 में जो है ये आया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। डिटेल में आप समझिए अब। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल क्या है? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एम टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। और जितने भी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो है हमारी ओजोन को बचाया जा सके। किसके कारण खतरा है इसे? सीएफसी, एचसीएफसी, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये सब क्या है? ये ओजोन लेयर को अफेक्ट करते हैं। और ये केमिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस जो है वो कहाँ होंगे? हमारे रेफ्रिजरेंट, फ्रिज में, एयर कंडीशन के अंदर, फोम जो बनती है, फायर एक्सटिंगर जो होते हैं, सोलवेंट्स, एरोसोल्स, ठीक है। इन सभी के यूज को हम बहुत स्पीड से बढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो अफेक्ट करेगा आपकी ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ये आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि हमारी जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें जो है हमारी अलग 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 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। इसको एक ट्रिक से याद रखो आप। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। इससे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस ट्रिक से। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये ओजोन कहाँ पाई जाती है? ये देखो आपको, ये व्हाइट व्हाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ठीक है। ओजोन नेचुरली एग्जिस्ट इन अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, जो सेकंड लेयर है हमारी, ठीक है। तो वहां पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? ये सूरज की जो किरणों में अल्ट्रावायलेट रे होती है उसको वापस जो है भेज देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रेज से हमें बचाता है। अगर ओजोन लेयर को नहीं बचा पाए हम, उसमें होल हो गया, तो क्या होगा? तो ये जो यूवी रेज आती हैं ये स्किन कैंसर कर सकती हैं, कैटारैक्ट कर सकती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको बचाने के लिए मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया है। और इसकी शुरुआत वियना समझौते से हुई थी। उसके बाद आप ये देखिए 1987 में ये प्रोटोकॉल को साइन किया गया। और बाय ईयर क्रोनोलॉजिकली जो है आपने देखेंगे, आप इसको आप पढ़ लेना किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज फाउंड ओनली इन वन रीजन, नो वेयर एल्स इज कॉल्ड। जो प्रजातियां जो है पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं, उनके इन पर्टिकुलर इन हैबिटेंट्स में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे हम एंडेमिक। तो वो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, वहां का जो उसका जो इन्वायरमेंट है उसी में जो है वो डेवलप होती है, एंडेमिक प्रोसेस उसको कहेंगे। और जैसे कि आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जो एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। तो वो सिर्फ जो है वो गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट के अंदर। तो वो उनका क्या है? एंडेमिक, एक तरह से उन स्पीसीज की जगह है। सेकेंडली मैं अगर बात करूं, कंगारू आपने सुना हो। कंगारू जो होते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, और ये डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और इसके पेट के पास एक झिल्ली होती है जिसमें ये अपने बच्चे को रखता है, ठीक है। तो ये एंडेमिक पाए जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच रिन्यूएबल सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल। सफेद कोयला किसको हम कहेंगे? जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें प्रोड्यूस करके देता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो कौन है? वो है हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है। कैसे काम करते हैं ये? एक हाइट पर डैम बनाए जाते हैं, उस डैम में से जो है पानी को जब पास करेंगे, तो बड़े बड़े टरबाइन्स होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? टरबाइन्स। वो टरबाइन्स जो है जब रोटेट करेंगे, जब पानी जो है, पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, पानी के पास, और जब ये पानी नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या देगी? मोशन, स्पीड देगी। और ये टरबाइन जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो रोटेट करेंगे मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
और ये इसी मैकेनिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखा प्यारे बच्चों, तो एनर्जी जो है उसको ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इट जस्ट कन्वर्ट या ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी में आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ गए, जो क्या है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट होता है। और इस तरह बिजली बनाने को कहा जाता है व्हाइट कोल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, वन महोत्सव इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन। तो वन महोत्सव जो है वो जुलाई में मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, तो इस समय जो है हम पौधों को लगाकर जो है इस वन महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। फॉरेस्ट को जो है बचाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग्स। तो पहली कंट्री कौन सी है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स को बैन किया था। ठीक है, तो वो कौन है, बांग्लादेश। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्होंने 2002 में जो है इसको बैन कर दिया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका में, जिन्होंने जो है प्लास्टिक को बैग को बैन किया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी जो है वो कब बनाया गया, उसका गठन कब किया गया था, 1988 में। ठीक है, तो इसको बनाया गया है आईपीसीसी रिसर्च वर्क करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए। ठीक है, ताकि जो है वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो प्रोसेस है इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो इसको 1988 में बनाया गया था, और ये गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म करती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डाटा जो है उनको बताती है, और रेलेवेंट साइंटिफिक जो उनकी लिटरेचर है उसको जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, डायोड इज यूज्ड फॉर। जो डायोड होते हैं आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डायोड होते हैं ये जो है। ठीक है, इस प्रकार भी होते हैं, जीनर डायोड, डायोड। तो ये किस लिए यूज किए जाते हैं, इनको प्यारे बच्चों क्या होता है, करंट जो है को यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए डायोड को हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, जहां फॉरवर्ड बायस्ड होगा, जहां पी जंक्शन और एन जंक्शन, ये पी जंक्शन होगा ये एन, इस तरह से करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, सेकेंडली इसका यूज क्या है, ऑप्शन डी रेक्टिफिकेशन के लिए, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, डीसी में। ठीक है, तो अल्टरनेट जो करंट होता है वो साइनोसोडियल वेव की फॉर्म में चलता है, और उसको एक स्ट्रेट लाइन में करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं डायोड को। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड मोस्ट हीट पर यूनिट। ठीक है, बेसिकली वो कौन सा कोयला है जिसकी हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू है, आपको ये बताना है। सबसे ज्यादा ऊष्मा पैदा करने की क्षमता किस कोयले की है। तो चार तरह का कोयला होता है, पिट कोयला, ठीक है, पिट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा बिटुमिनस होता है, तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, बिटुमिनस, और फोर्थ पे होता है एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और वो हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो एंथ्रासाइट इज अ टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। ओके, ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखिए, जो टाइप ऑफ कोल है इसमें जो आप पीट कोयला जो होता है, ये सबसे आप कह सकते हैं खराब क्वालिटी का कोयला है, जिसमें 40 से 55% तक ही जो है कार्बन पाया जाता है। उससे ज्यादा जो है उसके अंदर सारी इंप्योरिटीज होती हैं। ये धुआं भी ज्यादा करता है, पोल्यूशन भी ज्यादा करेगा। ठीक है ना, और हीट भी हमें कम देता है। सेकंड आते हैं, लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है, भूरा कोयला। ठीक है, लोअर ग्रेड का कोयला होता है ये। ठीक है, लेकिन हम इसको ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। ब्राउन कोल किसको कहा जाता है, लिग्नाइट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिटुमिनस कोयला जो है ये सॉफ्ट कोयला होता है, इसको वाइडली वाइडली यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है बिटुमिनस कोयले को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। और एंथ्रासाइट जो है इसके अंदर जो है 95% तक भी कोयला कार्बन जो कंटेंट वो पाया जाता है, इसलिए इसकी हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्यारे बच्चों, जो ह्यूमन एफर्ट के द्वारा जो सैटेलाइट्स जो हैं स्पेस में भेजे जाते हैं उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो हमारे, जैसे हम अर्थ के लिए बात करें, मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, अब उसको अर्थ के पे से कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, और वो कौन सी वेव होती है, माइक्रोवेव, इसको आप ध्यान रखें। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो माइक्रोवेव्स के ही माध्यम से जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, आप डायग्राम से भी समझिए, ये अर्थ है और ये जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर होती है आयनोस्फीयर। आयनो आयनोस्फीयर हमारी जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, तो आयनोस्फीयर में सैटेलाइट घूम रहा है। तो यहां से ग्राउंड इक्विपमेंट का जो ट्रांसमीटर है, ये रेडियो जो है ये माइक्रोवेव्स को भेजेगा, और सैटेलाइट से जो है ये टकराकर जो है हमारे पास सिग्नल रिसीवर पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज द इम्पल्स। इन चारों में से किसका जो है वो डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इम्पल्स किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास को डायमेंशनल फार्मूले में कैसे लिखेंगे हम, एम। एक्सलरेशन का क्या होता है, एक्सलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एक्सलेशन क्या हो गया हमारा, ठीक है, m1 L1 और t-2। ठीक है, ये हमारा फोर्स का होता है, और टाइम यहाँ पे एक और है, तो ये इस प्रकार से। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी है टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो ये अब कंप्लीट फार्मूला क्या बन गया, m1 L1 t-1। तो ये इन चारों में से किसका होता है, मोमेंटम का होता है। ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m, वेलोसिटी क्या होता है, L1 और t-1। तो ये फार्मूला जो है दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम। तो ये क्वेश्चंस काफी बार जो है एनडीए सीडीएस में एयरफोर्स के क्वेश्चनों में पूछे जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल्ड, द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। तो आप जो है, अगर हम किसी भी कैपिलरी जो है एक्शन को हम देखना चाहें, तो ये एक आपका एक लेबोरेटरी के अंदर एक वेसल है, तो इसके अंदर पानी जो रेज करेगा, तो वो उसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां में ये बताना है कि डायमीटर को बढ़ाएं और घटाने पर जो राइज ऑफ वाटर है वो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इसको आप इस डायग्राम से इस फार्मूले से देखिए आप। तो कैपिलरी राइज और फॉल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एच जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे, डायामीटर पे डिपेंड कर रहा है। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए आप, जितना ज्यादा डायमीटर होगा तो राइज ऑफ वाटर जो है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो डायमीटर अगर हम डबल कर देंगे तो राइज ऑफ वाटर जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो बी है हमारा, ये राइट आंसर है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना और इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट केप्ट जेंटली। अगर हम बिल्कुल जेंटली जो है, अगर सुई जो है, सुई पिन को हम रखेंगे तो वो वाटर सरफेस पर लाई कर जाएगी। वो किस कारण होता है? तो वो वाटर सरफेस पर सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर है, सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस हर एक मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ जो है इस प्रकार से, तो ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है तो उसका फोर्स किस तरफ नीचे लगेगा? नीचे की तरफ। और ये फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सेम तरह के कणों के ऊपर लगने वाले बल को कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स। और जो ये कोहेसिव फोर्स सरफेस पे जो लगेगा वो क्या करेगा? उसको मिनिमम सरफेस एरिया देने की कोशिश करेगा, जिससे जो है वो एक एक झिल्ली की तरह जो है हमें प्रतीत होती है। और सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, और इस सरफेस टेंशन के कारण ही वो पिन जो है उसके ऊपर लाई कर जाएगी सरफेस पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, द मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ सन। अगर कोई स्टार है जिसका मास जो है वो सन के मास से 2 गुना है, तो वो इन दी एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, हम रेफरेंस लेते हैं सन को। ठीक है, सन से मास या तो ज्यादा हो या कम हो या बराबर हो, तो वो जिस तरह का जो स्टार रहेगा वो इन दी एंड किस में डिसोल्व होगा? तो वो आप इस डायग्राम से देखिए। देखिए, जिनका जो है ना एवरेज मास से कम मास होता है तो वो व्हाइट डिवार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जिनका मास ज्यादा होता है वो क्या है? न्यूट्रॉन मास, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होते हैं। और जिनका और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मास होता है, लाइक द वे द मास ऑफ सोलर सिस्टम, तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ब्लैक होल। ठीक है, तो ये कॉस्मोलॉजी की ही जो है फिलोसफी है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस और हमने किए हैं, लेवल को बढ़ाया है, डेप्थ में हम गए हैं। जितना डीप डाइव आप लगाएंगे उतना ही आप में जो है कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।